तो हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तरीके से कह सकते हैं, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। आज के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक पे मैं आपके कंसेप्ट ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आप जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हर चीज़ इस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे। और वीडियोस काफ़ी सारी आएंगी इस टॉपिक के ऊपर। और मतलब ऐसा है कि अगर आप भी मुझे पूरे टॉपिक अच्छे से कंसेप्चुअली देख लेंगे तो आप किसी भी चीज़ को इमेजिन और विजुअलाइज करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं स्पेशल थ्योरी के साथ साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स खत्म करूंगा। मतलब इसका पूरा एक तरीके से आप मान लीजिए सेट है, एक पैकेज जिसमें कि स्पेशल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे छोटी चीज और सबसे बड़ी चीज दोनों की दोनों समझेंगे। सबसे छोटी चीज से सबसे बड़ी चीज भी समझेंगे, और सबसे बड़ी चीज से सबसे छोटी चीज का बिहेवियर नेचर भी समझेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। जीरो से स्टार्ट करते हैं मीन जीरो भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। तो जो मैं एक शब्द कहूंगा उसे आप विजुलाइज करिएगा, और एकदम अगर आप कहीं भीड़ में है, कहीं भी है, तो एकदम शांत वाली जगह बैठकर इस वीडियो को देखिएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये तो आपको पता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले हम मास के बारे में जानना चाहते हैं। मास क्या होता है? मास एक ऐसी चीज है, मतलब मास को अगर मैं डेफिनेशन में कहूं तो वो कह सकते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया। हमारा बैठना, उठना, चलना, रेस्ट में रहना, मोशन में रहना, हर चीज को कंपेयर करने के लिए मास की जरूरत पड़ती है। बिना मास के ना ही एनर्जी है, ना ही मोमेंटम है। सही है? मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी, वो आपको जानती है। ठीक है, सही। तो फिर अगर हम अपने इस रिस्पेक्टिव एक तरीके एक बहुत ज्यादा अलग नजरिए से देखें इस दुनिया को, जिसमें कि ऐसा है कि हमारा जो मोमेंटम है वो इनफाइनाइट हो जाए। और हमारा जो मोमेंटम है वो इनफाइनाइट कब हो पाएगा? जब हम खुद स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। हम इतना डीप अभी नहीं जाएंगे, पहले बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज से। छोटी छोटी चीज मतलब चार्ज। चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बड़े। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स चार्ज होते हैं। ठीक है। रेस्ट चार्ज मतलब कि जो चार्ज एकदम रेस्ट पे होता है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जो चार्ज मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो अभी हम चार्ज के बारे में भी और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्कुल शांति से, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना है, देखिए मैं बहुत धीरे चलूंगा, ठीक है, तो आप, क्योंकि आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। आप मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? मुझे पता है ये एक बहुत ही ज्यादा टच क्वेश्चन है, खैर आप सब बता भी सकते हैं कि लाइट होती क्या है। क्या लाइट वो चीज है जो कि स्मॉल पार्टिकल नहीं कह सकते, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन, जिनके पास वन क्वांटा एनर्जी होती है। क्वांटम मीन्स रिलेटेड टू द smaller world, मतलब is related to the things which are very small in nature, like the atomic particles. There are many particles, like if we study quantum physics, there are Higgs boson particle, gold particle, and boson particle has got the photon. फोटोन एक ऐसी चीज है जो कि अपने साथ एनर्जी लेकर चलती है। बहुत साइंटिस्ट आए, बहुत गए भी। साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च करते हैं कि लाइट जो होती है उसका नेचर क्या है,
क्या लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में है या फिर एक वेव की फॉर्म में है? क्या कभी आपने सोचा कि जैसे कि हमारे साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही लाइट वेव को भी एक मीडियम चाहिए होगा ट्रेवल करने के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर स्पेस में जो सन से लाइट आ रही है अर्थ तक, स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, वो कैसे आ रही है? अगर लाइट को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, तो स्पेस में सन से लेकर अपनी अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है? तो इसका साफ सीधा जवाब है, साइंटिस्ट ने माना था, ह्यूगन्स ने, हाइगन्स ने सॉरी, कि स्पेस में एक मीडियम है एक मीडियम, इमेजिनरी मीडियम, हाइपोथेटिकल। उस मीडियम का नाम है ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर मैटर जो है पेनिट्रेट ही ना हो सके। समझ रहे हैं आप? तो आप समझिए कि कहां से लेकर कहां तक का कंसेप्ट मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी तक हम यहाँ पे जाएंगे, और फर्दर वीडियोस में मैं जनरल थ्योरी रिलेटिविटी आपको समझाऊंगा, जिसमें ग्रेविटी का बहुत तगड़ा रोल है। लाइट एक मीडियम है स्पेस में, ल्यूमिनिफेरस ईथर, उसके माध्यम से अर्थ पे आ रही है। साइंटिस्ट आए प्रूव करने के लिए। आप पढ़ेंगे अभी माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अर्थ की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नापी, अर्थ की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नापी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और उन्होंने देखा कि फ्रिंजेस में जो फ्रिंजेस बनते हैं ना लाइट से, अगर मैं उस सेटअप को 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो उन फ्रिंजेस में कुछ बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो हम सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वो फेल हो गया। फिर हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कह सकते हैं एप्लीकेशन है वोर्टेक्स मैथमेटिक्स की, जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं आपने कैपेसिटर तो पढ़ाई है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, तो एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक कंडक्शन करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट हमें कभी भी दिखता नहीं है, बिकॉज इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। डिस्प्लेसमेंट करंट तभी बहता है। मैक्सवेल ने प्रूव करा, कोई इसकी बात से सहमत नहीं था, लेकिन उसने ये प्रूव करा। समझ रहे आप? तो फिर चीजें बदलनी चालू हो गई, और हमें मैक्सवेल ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसे हम अभी भी नाम से जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी मीडियम में प्रोपगेट हो सकती है, वैक्यूम में भी, और वैक्यूम तो स्पेस है ही। हमारे पास कितने डायमेंशंस होते हैं? डायमेंशंस की बात करूं तो ये डॉट है, डॉट 0 डायमेंशन, लाइन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, किसी भी एंगल पे 2 लाइन मीट करती हूं। 3 डायमेंशन और मैनी मोर। 4 डायमेंशन में इसलिए इस तरीके से नहीं बना सकता क्योंकि 4 डायमेंशन में टाइम आ जाता है। यहां पर सारा का सारा खेल ही रेफरेंसेस का है, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। लेकिन अभी हम अपनी बातों को पहले थोड़ा वो वाली बेसिक वाली बात चलते हैं, अभी हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, इस चीज को हम देखेंगे और बड़ी तसल्ली। तो फिर देखिए, फिर हमें नेचर ऑफ लाइट पे जाना। हमने लाइट की बात करी, लाइट का शासन हमने देखा, अब हमें जाना नेचर ऑफ लाइट। क्या लाइट का नेचर पार्टिकल होता है या फिर वेव लाइक होती है? ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में सीखते हैं। पार्टिकल का नेचर वेव, पार्टिकल फोटोन का नेचर
एक पार्टिकल होता है। ये प्रूफ किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जब 1905 में अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें कि यहाँ पे दो मेटल थे, यहाँ पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की एक लाइट दो, मतलब कि इस पे इंसिडेंट करो, तो जो इस मेटल प्लेट के अंदर के जो यहाँ पर वो है इलेक्ट्रॉन्स, इस मेटल प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमने लाइट दी, किसी भी एक ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट दी, तो इसके सरफेस से फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन हुआ। अब जब एक फोटोन का कोलिजन एक इलेक्ट्रॉन से होगा, तो जाहिर सी बात है ये फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बिल्कुल भग जाएगा काइनेटिक एनर्जी लेकर। जो बाहर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी लेकर बिल्कुल भगेगा और यहां पर आ जाएगा, और ये अपने थ्रू एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। अब ये पूरा सर्किट आप कंप्लीट कर दीजिए, जो भी है, जैसे भी करना आपको। तो आप देखिए कि ये करंट फ्लो नहीं चालू हो जाएगी, बस एक लाइट हो गिरकर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां से लेकर यहां तक। तो अब आप एक बात बताइए, ये था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे कि क्या प्रूफ हुआ? इससे यह प्रूफ हुआ कि जो हमारी लाइट है वो, उसमें जो फोटोन्स है वो पार्टिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, मैं वेव नेचर की बात करूं, वेव नेचर मैं किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अगर मैं लाइट का एक वेव नेचर रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास पता कितनी चीज आती हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा पार्टिकल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि हमने सिखा दिया। कॉम्पटन इफेक्ट भी होता, वो भी पार्टिकल नेचर शो करता। लेकिन अभी हम वेव नेचर देखते हैं, तो वेव नेचर में सबसे पहला आता है वहां पे इंटरफेरेंस, जिससे कि प्रूव होती है चीजें। डिफ्रैक्शन, जो कि बताता कि जो लाइट का नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है। फिर इन सबको त्याग कर एक आता है डी ब्रोगली, वो कहता है कि लाइट का दोनों नेचर है। लाइट वेव नेचर भी है, वेव नेचर भी है, और एक पार्टिकल नेचर भी है। जब भी एक पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके एसोसिएटिव एक वेव होगी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी कहीं ना कहीं फेल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, इसकी जो वेव है, ये इस पार्टिकल की स्पीड से ज्यादा है। मान लीजिए वेव को वेलोसिटी है v, पार्टिकल की वेलोसिटी है u है, सॉरी वेव की वेलोसिटी u और पार्टिकल की वेलोसिटी v। तो यहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट, अभी मैं सारे इलेबोरेट करके बताऊंगा आपको, हर एक डेरिवेशन बताऊंगा। तो इसने देखा कि ये जो u है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा है v से, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर ये वेलोसिटी c के इक्वल है, तो आप खुद ही सोचिए कि कोई चीज है जो कि स्पीड ऑफ लाइट तेज चल जाएगी और ये वेव चल रही है, तो मतलब ये तो बेकार रिजल्ट हो गए, मतलब अनकन्वीनियंट कह सकते हैं सर, इनकन्वीनियंट रिजल्ट्स। यहां तक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हर एक, देखिए स्टैटिक मास होता है, डायनेमिक मास होता है हर एक किसी बॉडी का। मास के बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन और करते हैं। स्टैटिक मास मींस एक चीज रेस्ट में, स्टैटिक मास बिल्कुल रेस्ट में, तो उसका जो मास होगा रेस्ट मास होगा, एक तरीके से वो स्टैटिक मास कहला सकता। डायनेमिक मास मोशन में, मास में कितना फर्क आ रहा, फर्क तो मास में आता नहीं, खैर मोमेंटम में कितना फर्क आ रहा, या फिर उसकी एनर्जी में कितना फर्क आ रहा, उसे मिलता है डायनेमिक मास। मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। अगर मैं इस वक्त मान लीजिए मेरा वेट, आप सपोज करके चलिए, कुछ भी करके चलिए कि मेरा वेट बस अभी 10 kg है। अगर मैं यहां से जंप करूं और मेरे पे ग्रेविटी लगती है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फिर ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो मेरा वेट है वो मेरे 10 kg से
मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो 10 kg नहीं रहने का, वो 10 kg ज्यादा हो जाएगा। क्यों? मोशन की वजह से। कोई भी बॉडी मोशन में हो उसका मास बढ़ता चल जाता है। अब आप सपोज कीजिए अपनी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा बहुत गहराई में जाइए और जरा देखिए कि अगर एक बॉडी है और मैं उसे स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड से दौड़ा रहा हूं, तो उसका मास क्या हो जाएगा। अगर मैंने आपको इतनी सी वो दिया है, एक हिंट दिया कि अगर मेरा मोमेंटम बढ़ता है तो मैं मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब कि अगर मैं चलता हूं, कोई मोशन में भी हूं, तो मेरा मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोशन मतलब मैं एक वेलोसिटी जा रहा हूं, v वेलोसिटी से। अगर कोई बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट c से जा रही है, तो उसका मास क्या होगा? इनफाइनाइट। उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। मास इनफाइनाइट नहीं होगा, वो कहने की बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मास इस तरीके से इनफाइनाइट हो जाएगा कि वो गेन इन मास हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये बॉडी है A और ये स्पीड ऑफ लाइट से भाग गई, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर और मास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। मतलब ये है कि इसका मोमेंटम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा मास के बढ़ने का। मास ये मेरा वेट इक्वल्स टू mg, जो मैं मास है वो बढ़ जाएगा। 10 kg है, जब मैं जंप करूंगा तो ग्रेविटी लगेगी, वेट कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू 10 kg मीन्स 98 kg मेरा वेट हो जाएगा। देखिए ऐसे ये है, मास मतलब एक तरीके से मास सॉरी वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोमेंटम बढ़ रहा है। T इक्वल्स टू mv होता है, मैं v की बजाय c ले रहा हूं, T इक्वल्स टू mc। तो आप देख लीजिए मोमेंटम कितना होगा, कहां तक पहुंच जाएगा, कितनी एनर्जी जाएगी, क्या होगा उस बॉडी का, किसी को कुछ पता नहीं। अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग चीजें होती हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल है 3 डायमेंशंस के लिए। 4 डायमेंशन में टाइम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैं आपको अब एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं डायमेंशंस का ही। ये अभी बेसिक है, बेसिक से हाई लेवल पे मैं चल रहा हूं। मैंने आपको लेके चला हूं लाइट से, मास से, अब मैं लेके जा रहा हूं आपको डायमेंशंस पे। फिर मैं लेके जाऊंगा इन डायमेंशन की स्टडी पे कि किस तरीके से, किस मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे लेके जाऊंगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे किस तरीके से इवेंट को मेजर किया जाता है, इवेंट की पोजीशन मेजर की जाती है। कोई भी घटना घट रही हो वहां तक हम कैसे उस चीज का हम कैसे इलेबोरेशन करेंगे, मतलब उस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा बेसिक है और आपको इसे देखनी मतलब आप ये जरूर देखें, क्योंकि आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशन, वोर्टेक्स मैथमेटिक्स मैं आपको सब पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, अभी आगे फर्दर वीडियोज पे। अभी आप हम और स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी भी कम से कम बहुत ज्यादा चलेगी अभी आने वाले वीडियोज पे। पूरी स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स मैं आपके खत्म कराऊंगा, बिल्कुल एकदम एक कंसेप्चुअल वे में। मीन्स आप एनालाइज करने लग जाएंगे चीजों को कि हाँ भाई हो क्या रहा, ठीक है। तो फिर एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डायमेंशंस की बात करें। डायमेंशंस मींस 0 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशन हो गया। 0, 1, 2, 3 डायमेंशन तक हमने बात कर ली है। 0 डायमेंशन पे कुछ नहीं, 1 डायमेंशन पे सिर्फ एक लाइन है जो कि एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रही है। एक्सिस हमारा ये एक्स वाई जेड, तो अगर एक ये लाइन है जो कि पैरेलल एक्सिस पे, तो ये 1 डायमेंशन में मानी जाएगी। मतलब यहाँ पे वाई और जेड का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड डायमेंशन ये एक्स मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्स। थर्ड डायमेंशन वाई एक्स जेड। अब मैं आप 3 डायमेंशन से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फैमिलियर है। अब मैं बात करता हूं 4 डायमेंशन की।
फोर्थ डायमेंशन में टाइम अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। देखिए टाइम को समझते हैं थोड़ा। पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है। पास्ट से हम आए हैं, प्रेजेंट में हम हैं और फ्यूचर में हम जाएंगे। टाइम के बीतते हुए, टाइम बीत रहा, मतलब टाइम एक तरह से चलता, कभी वो स्टॉप नहीं होगा और चलते रहेगा, हम फ्यूचर तक बढ़ते रहेंगे। हर एक सेकंड के बाद हमारा फ्यूचर आ रहा है, हर एक सेकंड के बाद। 4D में जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी ज्योमेट्री चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम बढ़ता तो उसकी ज्योमेट्री जल्दी चेंज होगी। मतलब कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज्योमेट्री चेंज होगी और वो जो वर्ल्ड होगा जो कि 4D होगा वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा इस वर्ल्ड से। वहां पर सीधा मतलब फ्यूचर हम देख सकते हैं विद इन मिली सेकेंड्स। ऐसा हिसाब होगा कि हम बहुत तेज चलेंगे 4D में, ऐसी 5D में उससे भी तेज, कि टाइम तेज चलना चालू कर देगा। 6D में उससे तेज टाइम चलना चालू कर देगा। 7D में, फिर 8D में टाइम बढ़ता जाएगा। तो विद इंक्रीज डायमेंशन जो टाइम है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज चलेगी। और ये जैसे कि अब मैं मान लो, इमेजिन करो कि अब मैं 3D में नहीं हूं, इस वक्त मैं 5D में हूं मान लीजिए। तो अगर मैं 5D में हूं तो फिर जो मेरे लिए टाइम है ना वो इतनी जल्दी से पास होगा कि मैं 3D में सोच नहीं सकता कि मेरा फ्यूचर कितनी जल्दी आ गया। चलते गया मैं 11D पे पहुंच गया और 11D पे आके मैं क्या देखता हूँ, टाइम ट्रेवल हो चुका। मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ 11D पे आकर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। विद इंक्रीज डायमेंशन टाइम, द स्पीड ऑफ टाइम बिकम्स फास्टर। ठीक, अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, फिर हम आज वीडियो को इतना देखेंगे। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो उसमें खेल ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का। दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिनमें जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव कांस्टेंट रहती हो और वहां पर एक्सेलरेशन 0 होता हो। एग्जाम्पल, एन आइसोलेटेड स्पेसशिप फार अवे फ्रॉम द अर्थ। नॉन इनर्शियल की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनर्शियल फ्रेम को ज्यादा देर लेके चलेंगे। अर्थ को हम यहां पर इनर्शियल फ्रेम कंसीडर करते हैं। अर्थ इज कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अर्थ इनर्शियल फ्रेम होती नहीं है, अर्थ होती नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और उस पर ऑर्बिट पे है अपने एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर वो हमेशा मतलब उसका जो वो है क्या कहते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमेशा नॉन इनर्शियल होगा। हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में बॉडी फ्री है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे तो उस वक्त जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो नॉन इनर्शियल होगा। हम यहाँ पे अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस होता नहीं है। देखो एक इवेंट है पी के नाम से है XYZ अपनी धरती पर ही। स्पेस की बात बाद में करेंगे, स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर टाइम का रोटेशन भी आ जाएगा। स्पेस एंड टाइम की बात हम बाद में करेंगे। इसकी बात करते हैं। पी एक इवेंट है XYZ, कोऑर्डिनेट से XYZ यहाँ पर, ठीक है। ठीक, अब भैया किसी भी इवेंट मतलब मैं चल रहा हूं
बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें होती है इवेंट में। अब किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में कि इसकी पोजीशन क्या है। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा किसी भी इवेंट की पोजीशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कर रहा है, आप एक बार पलट के झपकाएंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा, एक बार पलट झपकाते उसका स्पिन ऐसा जाएगा, दोबारा ऐसे 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 रेगुलरली चेंज होता रहेगा। समझ रहे हैं? यहां पर कोई भी इवेंट चल रहा, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन हम उसे मेजर करेंगे कोई भी इवेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, जो कि किसी भी इवेंट की पोजीशन मेजर करने का काम आता हो। ठीक है, तो फिर अब मैंने आपको इतना तो बता ही दिया। ठीक है, अच्छा हम एक और चीज सीखते हैं आज। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हम यहीं पे इतना इतना अभी के लिए बहुत है। जब मैं आपको थ्योरी डीप में पढ़ाऊंगा तो हम उसमें देखेंगे कि कितने टाइप के फ्रेम, मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है वो हम किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। वैसे तो हम दो तरीके लेते हैं, एस और एस डैश, जिसमें एस डैश मूविंग होता है और एस होता है रेस्ट पे, वो आपको बाद में सिखाऊंगा। हम मेन चीज ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि मैंने कहा था डिस्कस करेंगे दोनों, क्वांटम मैकेनिक्स भी, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी भी। तो अब हम थोड़ा पार्ट इसका भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, शायद आप में से ही कोई अगर उसे प्रूफ कर सके तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी, और अगर आप मुझे गलत प्रूफ करते हैं तो फिर वो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों होता, कभी भी स्टेबल नहीं होता। आप एकदम, मैं कहा थोड़े टाइम बाद ही चेंज होता रहेगा, पहले झुकाएंगे कुछ हो जाएगा फिर कुछ होगा, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, कहीं प्लस हाफ कहीं माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, ठीक। हिंजबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता? ये कहता कि हम किसी भी टाइम पर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में, पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर नहीं कर सकते। सही है, नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एजम्पशन बताऊंगा जिससे कि शायद आप में से ही कोई अगर उसे अगर ठीक मानता होगा तो शायद ये ऐसा हो सकता है कि हम मेजर कर पाए। क्या है सुनिए, ये चीज मैं वैसे आउट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग की चीज है वो मैं बस आपको बता रहा हूं। दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक यहां पर है एक यहां पर है, बोथ सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो जब हम उन्हें कोलाइड करेंगे तो इक्वल फोर्स से वो रिपेल होंगे। कोलाइड करने के बाद इक्वल फोर्स से वो रिपेल होंगे। तो सुनिए, एज दे बोथ आर मैथमेटिकली रिलेटेड, तो अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट कर लें और इस वाले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी डिस्प्रूव्ड। अब मैं ये एजम्पशन सही है गलत वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई आप में से कोई प्रूव करता तो बहुत अच्छी बात है, कर सकता। ठीक है, तो अब वैसे ज्यादा देर की वो हो गई है, मतलब ज्यादा देर की वीडियो बन गई है बहुत बड़ी, तो इसलिए हम अब अगली बार और डीप में चलेंगे स्पेशल थ्योरी में, और खोज निकालेंगे जिससे कि हम एक एक फंडामेंटल चीज को सीख सकें। मैं टेंसर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप स्पेशल थ्योरी को टेंसर से भी लिंक कर सके। मीन्स इतना सिखा दूंगा कि स्पेशल थ्योरी को सीखने के बाद आप अपनी खुद की थीसिस
कंटिन्यू कर सकते हैं उसके ऊपर ही। तो फिर अगर आपको थोड़ी बहुत ही कंसेप्ट क्लियर हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और थैंक यू।